नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में की आगजनी। घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर किया प्रसारित। और अमेरिकी प्रशासन ने खालिस्तान समर्थकों के हमले की कड़ी निंदा की है और कहा यह गंभीर अपराध है। देखिए खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। और खालिस्तान की प्रस्तावित सीमाएं विभिन्न समूहों के बीच भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग संपूर्ण भारतीय राज्य पंजाब का सुझाव देते हैं, जबकि बड़े बड़े दावों में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर भारत के कई हिस्से इसमें शामिल हैं। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, शिमला और लाहौर को भी खालिस्तान की राजधानी बनाने का प्रस्ताव की बात होती रहती है। तो उसी की बात हो रही है। आप देखेंगे जस्टिस उमेश कुमार का DERC अध्यक्ष पद पर शपथ ग्रहण टला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस। इस मामले में 11 को होगी सुनवाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस उमेश कुमार का दिल्ली विद्युत विनियामक के अध्यक्ष पद पर शपथ ग्रहण फिलहाल स्थगित हो गया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली सरकार के संदर्भ में एक क्या आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी कि जो दिल्ली में नियुक्तियां और स्थानांतरण की बात होगी ना, वो दिल्ली सरकार के अंडर में होगा। लेकिन आपने देखा होगा केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब लाते हैं और उसमें दोबारा आप देखते हैं कि केंद्र सरकार को शक्तियां दे दी गई हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ठीक है। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव शुरू, 4 राज्यों के अध्यक्ष बदले गए। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को भाजपा ने सौंपी पंजाब की कमान। भाजपा में वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी बनाए गए झारखंड के अध्यक्ष। श्री पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश और केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी देखेंगे तेलंगाना। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। भारत ने आतंकवाद पर पाक घुसपैठ पर चीन को घेरा और SCO शिखर सम्मेलन में मोदी बोले देशों की संप्रभुता और देश क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की SCO में हो कड़ी निंदा। और आप देखते हैं पाकिस्तान के PM शहबाज ने की कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश। SCO की बात करें या आप देखिए अन्य संगठनों की बात करें, इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिए। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राकाबा में आज साफ होगा कौन है किसके साथ। ये आपने देखा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, शरद पवार के आप देखिए भतीजे अलग हो चुके हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा शिवसेना का हाल हुआ था ना, उसी तरह से इनका हो रहा है। ठीक है। तो महाराष्ट्र की अगर आप लोग राजधानी देखें तो मुंबई है और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। पंजाब में NIA ने जब्त की 2 आरोपितों की संपत्ति। और NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिला। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर निर्माण के लिए ढांचा तैयार हुआ है। कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी हो रही है। फैमा मामले में ईडी ने की अनिल अंबानी की पत्नी टीना से आप देखते हैं पूछताछ। ईडी की बताइए ईडी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। भारत 9वीं बार बना चैंपियन। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आप देखिए कुवैत को सडन डेथ में हराया है। ठीक है। और अजीत अगरकर बने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता। पूर्व तेज गेंदबाज हैं। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैकफुट पर है विपक्ष। देखिए समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है सबके लिए समान कानून की। एक आपने देखा होगा स्पेशल क्लास भी आई हुई थी और उस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से समान नागरिक संहिता के बारे में बात की हुई है। सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। मुफ्त भोजन योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसिफ की CEO को किया है तलब। दिल्ली सरकार मुफ्त भोजन परियोजना के तहत रैन बसेरों में अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए गरीब व जरूरतमंद लोगों को जो भोजन उपलब्ध करा रही है ना, उसकी की बात हो रही है। ये सभी खबरें आप देखिए दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है।
भारतीय आध्यात्मिकता तकनीक और अर्थव्यवस्था में अग्रणी है, मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। स्कूलों को मदद देने के लिए स्वयंसेवी तैयार, लेकिन राज्य असमंजस में है, आप देखेंगे। आईआईटी गुवाहाटी डाटा साइंस और एआई में शुरू करेगा ऑनलाइन कोर्स, अब आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधि छात्र से कहा याचिका दाखिल करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें। जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई थी इसमें, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। सरकार स्टार्टअप के लिए सुविधा प्रदाता होगी, नियामक नहीं, हमारे गोयल साहब कह रहे हैं, आप देखिए केंद्रीय मंत्री हैं। मानसून सत्र में पेश होने वाले मसौदे कानूनों की प्रक्रिया से की जाए पूर्ण। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये कहा है। सार्वजनिक परिवहन का ढांचा जर्जर भी और अपर्याप्त भी। प्रति 1000 व्यक्ति पर केवल 1.3 बसें हैं। कई विकासशील देश में भारत से आगे हैं और बसों की संख्या अन्य विकासशील देशों के मुकाबले है काफी कम। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख बसों की जरूरत बताई है, आप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए 3.99, बांग्लादेश में 0.97, ब्राजील में 4, आप देखिए 74, चीन में 1.67 और भारत में 1.33। आप ये आंकड़े देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं, यहाँ आप लोगों को देखना चाहिए, कहीं चुनाव हो रहा है तो उसके बारे में जान लिया करिएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है आपके भारतीय निर्वाचन आयोग, चाहे आपके वो विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए जो दिल्ली में घटा है वही सब बयानबाजी चल रही है। नक्सली धमकी के बाद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों ने छोड़ा गांव। ये आप देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इन्होंने आप देखते हैं कि क्या है, नक्सली एक तरह से आप देखें कि हमारे ही देश के लोग हैं। और भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और इसीलिए आप लोग नक्सली भी कहते हैं इसे। आरएसएस ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। हमारे कौन कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और ये आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए झेलम और गंगा का हुआ मिलन। और आईएएस साहब फजल ने अनुच्छेद 370 अब बीती बात है, किसी को इसके सरोकार नहीं है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने को दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को 11 को सुनवाई करेगा। ये आप सभी ने देखा है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा, 35 से हट गया है। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की तरह आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि एसजीपीसी ने सूखी रोटियों की बिक्री घोटाले में 51 कर्मचारियों को के लिए निलंबित किए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो चर्चा बनी रहती है उसी की बात हो रही है। सीताराम राजू की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में एक गौरवशाली अध्याय है। ये आप देखिए राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा ये। एनएचआरसी को की 3 सीटों को भरने का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आप देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है और मानवाधिकार आयोग के बारे में आप लोगों को जरूर रखना चाहिए एक सामान्य जानकारी। ये आप देखते हैं कि इसे आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आप देखिए संजय भंडारी के खिलाफ ब्रिटेन, यूएई व दक्षिण कोरिया में न्यायिक अपील। रिश्वत मामले में आप देखिए सीबीआई ने तीनों देशों को अनुरोध पत्र भेजा है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरी जगह नहीं भेजे जाएंगे कूनों के चीते, नए आने वालों के लिए दूसरे राज्य विकल्प हैं। ये आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के
कूनो नेशनल पार्क में जो आप देखते हैं कि चीते आए हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सूक्ष्म जीव आधारित उर्वरक से किसानों को मिलेगा जैविक खाद। उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित राष्ट्रीय उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो की पहल मृदा सुधार संघ होगी फसल सुरक्षा व गुणवत्ता युक्त अनाज उत्पादन। ये आप देखते हैं कि संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी की बात कर लीजिए, हर जगह आप देखेंगे फायदा आपको पहुंचाते हैं। विकृति बनती रेवड़ी संस्कृति। ये आप देखते हैं, रेवड़ी संस्कृति कहने का मतलब है कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री देंगे, उन्हीं की बात हो रही है। और इसका अंतिम प्रभाव हम ही आप पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। ये नेता आप देखते हैं कि अपने घर से तो देते नहीं है, ये भी आप जानते हैं। एक समय राजनीति में वही लोग आते थे जो निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण से समाज एवं देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद राजनीतिक परिवेश में जिस तरह की प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही हैं, वे राजनीति की तेजी से बदलते चरित्र को दर्शाती हैं। आपराधिक दल किसी भी तरह सत्ता हासिल कर अधिक से अधिक समय तक उस पर काबिज रहना चाहता है। इसके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उसकी कोई भी कीमत आप देखिए वो चुका करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हर तिकड़म अपनाने से संकोच नहीं किया जा रहा है, इसकी कीमत जनहित को चुकानी पड़ रही है। एक ताजा उदाहरण बिहार में गंगा पर बन रहे पुल के मामले से जुड़ा है। यह पुल निर्माणाधीन अवस्था में ही एक नहीं बल्कि 2 बार ध्वस्त हुआ है और हर बार आप देखिए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार कहती रही, लेकिन ना कार्रवाई हुई और ना समस्या दूर हुई। दूसरा उदाहरण बंगाल से है। इसमें आप देखते हैं कि एक बड़े रसूखदार और मुख्यमंत्री के अत्यंत विश्वास पात्र चहेते मंत्री महोदय और उनकी महिला मित्र स्कूलों में अध्यापक नियुक्ति घोटाले में जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि आयोग लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति देकर अब तक वे करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुके हैं। बात केवल घपले घोटालों तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे सरकारें अपना वर्चस्व बढ़ाने पर आमादा हैं। विश्वविद्यालयों पर आप देखिए नियंत्रण के लिए राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को कुलाधिपति चांसलर बनाने की तैयारी में। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार भी ऐसा ही करने को उतावली है। और इसी बीच खबर आई है कि सामाजिक उत्थान के लिए राजस्थान सरकार धोबी, नाऊ और ब्राह्मण आदि जातियों के लिए 15 आयोग गठित कर रही है और प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष के लिए प्रदेश सरकार में मंत्री स्तर का दर्जा और सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था होगी। समानता और समता लाने के बदले जातियों के आयोग बनाकर हुए जाति को अपनी पहचान सुरक्षित करने के नाम पर झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। ऐसे रुझानों के बीच और भी खतरनाक है चुनावी आहट के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा किस्म किस्म की रेवड़ियां बांटने की ओर। चुनावी मौसम में सभी दल खुलकर बड़े बड़े वादों और घोषणाएं की झड़ी लगा देते हैं। रोजगार, बिजली, सम्मान निधि, गैस सिलेंडर, कर्ज माफी, सस्ता कर्ज, मुफ्त वाईफाई, आरक्षण की सुविधा से लेकर जो मन में आए वही मतदाता को पेश कर दिया जाता है। जनता को मुफ्त की सुविधाएं देने का कोई तर्कसंगत कारण या नीतिगत आधार नहीं होता है, केवल किसी तरह वोट बटोरना का आप देखते हैं कि इनका तत्कालिक उद्देश्य होता है। आज जाति, क्षेत्र और धर्म जैसे समाज विभाजक आधारों का आसरा लेकिन विभिन्न दलों द्वारा चुनाव की तैयारी जन या समुदाय विशेष के लिए उपयोगी तुष्टीकरण को अंजाम देने की मुहिम तेज होती जा रही है और इस प्रक्रिया का कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ता है। चूंकि सामान्य मतदाता की विचार करने की शक्ति सीमित होती है, इसलिए उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति घट जाती है। साथ में आप देखिए प्रलोभनों की बौछार कुछ ऐसी होती है कि पहले से लाचार मतदाता आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं और सुविधाएं और आप देखिए धन बांट कर जनता से वोट बटोरना राजनीति को नया आधार दे रहा है। अब राजनीति में भागीदारी नागरिक जीवन में स्वेच्छा से अपनाया गया धर्म नहीं रहा है और इन सब के चलते आप देखिए सक्रिय राजनीति में भागीदारी एक महंगा सौदा हो रहा है। आज विधायक और सांसद के चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, इसलिए प्रत्याशी भी आप देखिए करोड़पति चाहिए। उनमें संदिग्ध चरित्र से लेकर आपराधिक प्रवृत्ति वाले की अच्छी खासी संख्या होती है। राजनीतिक बिरादरी में आप देखते हैं कि धनबल और बाहुबल का सहयोग एक स्वीकृत मानक सा बन गया है और जिसके एक स्तर के नीचे आप देखिए किसी का प्रवेश वर्जित होता जा रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में कथित सामाजिक उद्धार में शामिल नेताओं को भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जाति को जीवित रखने में ही सही राह दिखाई पड़ती है। वे जन नेता की तरह नहीं बल्कि एक जाति विशेष के नेता की तरह बर्ताव करते हैं और वे इस उपाय में लगे रहते हैं कि किस तरह आप देखिए जाति की शक्ति उनका समर्थन करती है। जाति आधारित जनगणना और विभिन्न प्रकार की आरक्षणों की मांग इसी किस्म की राजनीति की सी गुफे हैं। और दूसरी ओर आप देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को लेकर समाज की विविधता को खतरा सूंघते हुए नकारने की कोशिश भी होती है। और आधुनिक युग में गणतंत्र की जरूरत है कि राष्ट्र में सबकी समान भागीदारी हो। समान नागरिक संहिता होने की उन
उस न्यूनतम व्यवस्था को रेखांकित करती है जो देश की सीमा में रहने वालों को समान आधार देती है। और भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगी, और तभी आप देखते हैं कि समता और समानता का लक्ष्य मिल सकेगा। ऐसा न करने करके हम देश के लिए परिहास की स्थिति उत्पन्न करते हैं, और इसके विरोध का अर्थ है तो यही है कि समान नागरिकों की कई श्रेणियां जायज होंगी। तलाक विवाह, उत्तराधिकार, धन संपदा आदि मामलों को लेकर विभिन्न भिन्न प्रकार के मानक अपनाना रूढ़िवादी सोच को ही दर्शाता है। और आज भी आप देखते हैं, आज जब पंथनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता, समानता और सामाजिक समता को लक्ष्य स्वीकार किया जा रहा है, तो पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता एक स्वाभाविक आवश्यकता हो गई है। विश्व के अधिकांश प्रगतिशील देशों ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया। भारतीय संविधान भी ऐसी संहिता को अपनाने पर जोर देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भारत के सभी नागरिक इसके हकदार हैं। स्वतंत्रता के आप देखिए 75 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक अनुभव का निचोड़ जिन प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है, वे समान नागरिक संहिता को प्रासंगिक ठहराते हैं। और इस आप देखेंगे कि इस विमर्श में विपक्ष तो आखिर विपक्ष ही ठहरा, उसे तो बस विरोध करना है, इसलिए वह हिचकिचाता है। और यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि तुष्टीकरण किसी के हित में नहीं है। वह आप देखते हैं अल्पकालिक लाभ वाला हो सकता है, अंततः देश की जड़ों को खोखला ही करेगा, और जगह जगह इसका खामियाजा भुगतता जा रहा है। और आज आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल इस पर विचार करें और इसे नियंत्रित करने की कारगर उपाय करें, और इसी तरह जन चेतना प्रसार के लिए भी आंदोलन आवश्यक है। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, चश्मा ना होने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही पढ़ने में, बताने में तो। लेकिन याद रखिए क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, कल से रूटीन पूरा ठीक रहेगा, कल चश्मा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, अक्षर भी बड़े अजीब दिखते हैं चश्मा लगाते। नेहरू जी से कुछ तो सीखे कांग्रेस। यह देखना दयनीय है कि कांग्रेस वैसा साहस नहीं दिखा पा रही जैसा नेहरू ने हिंदू कोड बिल को लेकर दिखाया था। ये आप देखिए, संविधान लागू होने के 73 साल बाद आज जिस समान नागरिक संहिता को लाने की पहल हो रही है, उसकी चर्चा स्वतंत्रता के पहले ही शुरू हो गई थी। और भारत के अलग अलग समुदायों के विवाह, उत्तराधिकार संबंधी निजी कानूनों को एक समान बनाने की पहल अंग्रेज सरकार ने की थी। इस पहल में हिंदू समाज के कुछ सुधारवादी नेता भी शामिल थे। इनमें प्रमुख थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार की कमान अपने हाथ में ली। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजी सत्ता ने भारत का शासन पूरी तौर पर अपने हाथ ले लिया, तो उन्होंने तेजी के साथ आप देखिए नए नए कानून बनाए शुरू कर दिए, और इसके चलते स्पेशल मैरिज एक्ट भी बना, और विवाह आयु निर्धारण संबंधी कानून भी, स्त्री धन संबंधी भी एक कानून बना। पारिवारिक मामलों को लेकर जो कानून बने वे ज्यादातर हिंदू समाज को लेकर बने, क्योंकि कई हिंदू सुधारवादी उनकी पैरवी कर रहे थे। मुस्लिम समाज के नेता अपने निजी कानूनों में संशोधन परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक और अड़ियल थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें न छेड़ने का ही फैसला किया। शायद इसका एक कारण यह भी रहा कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई चौड़ी करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप देखिए स्वतंत्रता का समय निकट आने लगा, हिंदुओं के निजी कानूनों में सुधार की पहल भी तेज हो गई। मुस्लिम समाज के नेता ऐसी किसी पहल के विरोध में थे। उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि इसके नतीजे 1937 में अंग्रेजों ने शरीयत एक्ट पास किया। इसका मतलब था कि इस मुसलमान सदियों पुरानी शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे और अपनी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देंगे। अब आज़ादी के समय और करीब आ गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता की पैरवी करनी शुरू कर दी। आखिरकार आज़ादी मिली और संविधान सभा बनी। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की पहल इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेता अपने समाज के निजी कानूनों में बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, आज भी नहीं है। इसके विपरीत हिंदू समाज के अनेक नेता यह मानते थे कि महिलाओं को बराबरी के अधिकार देना आवश्यक है। इस कारण हिंदू कोड बिल की चर्चा आगे बढ़ी और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका साथ दिया जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता हिंदू कोड बिल के पक्ष में नहीं थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन। जनसंघ समेत विरोधी दलों के कई नेताओं को भी इस पर आपत्ति थी कि केवल हिंदू समाज के निजी कानूनों को ही क्यों बदला जा रहा है। उनका जोर था कि हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता लाई जाए और उसके दायरे में सभी समुदाय अपने आने चाहिए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में माहौल न बनने के कारण संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा गया 44 में, अनुच्छेद 44 में, राज्य देश की जनता के लिए ऐसी संहिता का निर्माण करेगा। और जब संविधान सभा ने संसद का रूप लिया तब अंतरिम सरकार के कानून मंत्री बने डॉक्टर अंबेडकर। उनका मानना था कि समाज को सबल बनाना है तो महिलाओं को बराबर के अधिकार देने होंगे और हिंदू समाज की सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करना होगा। नेहरू जी उनके साथ थे और जब कांग्रेस के अंदर और बाहर हिंदू कोड बिल का विरोध बढ़ा और नेहरू को यह समझा गया कि अभी आप
चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री नहीं है और ऐसे में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव बाद इस मामले में आगे बढ़ना तय किया और इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह हिंदू कोड बिल पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए। नेहरू जी ने आप देखिए डंके की चोट पर कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो हिंदू कोड बिल लेकर आएंगे। चुनाव में भी उनका विरोध जारी रहा। वह फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी उनके खिलाफ यह प्रचार किया गया कि वह हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू समाज की परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। अनेक साधु संतों भी हिंदू कोड बिल के कारण नेहरू जी का विरोध कर रहे थे। कई संतों उन्हें शस्त्रार्थ करने की चुनौती भी दे रहे थे और ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा है कि हिंदू पुरुष किसी भी परिस्थिति में दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। नेहरू ने टस से मस नहीं हुए। नेहरू उन्हें भारी बहुमत मिला और फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल सामने लाने का प्रयास किया और आप देखते हैं कि इसे देखते हुए, लेकिन हिंदू कोड बिल का विरोध जारी रहा। इसे देखते हुए उन्होंने इस बिल के 4 हिस्से किए और 1955-56 में उन्हें अलग अलग पारित कराए और इस तरह हिंदू समाज में सुधार की एक बड़ी पहल हुई। इन बिलों के पारित होने में डॉक्टर अंबेडकर की सीधी भूमिका तो नहीं थी, क्योंकि तब वह मंत्री नहीं रह गए थे, लेकिन वह ना होते शायद सामाजिक सुधार का इतना बड़ा काम ना हो पाता। यह देखना दयनीय है कि नेहरू का गुणगान करने वाली आज की कांग्रेस समान नागरिक संहिता मामले में मुल्ला मौलवियों वाला घोर स्त्री विरोध और प्रतिगामी रवैया अपनाए हुए वह तरह तरह के बहाने बनाकर को तर्क देकर वही काम कर रही है जो नेहरू जी के समय आप देखिए कुछ पुरातन पंथी कर रहे थे। यह लज्जा की बात है कि आज की कांग्रेस वैसा साहस दिखाने में से मुंह चुरा रही है जैसा नेहरू ने हिंदू कोड बिल को लेकर दिखाया था। वह फिर से साहेबानों वाले मामले जैसी भूल कर रही है। चलिए, संस्कार के बीज, यह जीवन का एक वृक्ष है जो संस्कार की भूमिका बीज की है और वह बीज जो जीवन रूपी वृक्ष के फल को निर्धारित करता है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम रहता है। माफ़ी चाहता हूँ, देखिए चश्मा लगाते लगाते वो अक्षर नहीं दिखते हैं तो उस परेशानी हो रही। बेकाबू खालिस्तानी जो आप देख रहे हैं चरमपंथी, उन्हीं पर बात हो रही है। इसका आज मैं क्या करूँगा कि इसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। नए संकल्प की ऋतु, सिद्धा के महासावन की शुरुआत हो गई। इस बार 31 अगस्त तक पूरे 2 महीने के लिए सावन हमें शिव की उपासना से जुड़ेगा। सक्षम शहरों का निर्माण आवश्यक है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत अहमदाबाद में शहरी 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन इसी सप्ताह होने जा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही। पढ़ लीजिए ऐसे भी आप लोग, ठीक है। मैं इस PDF को टेलीग्राम पर डाल देता हूं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रोजगार को आधार देगा विनिर्माण क्षेत्र। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। देश को विनिर्माण का गढ़ बनाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। सेवाओं की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। एक उद्योग के निर्माण से न केवल कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है बल्कि कम कुशल श्रमिकों के लिए भी पर्याप्त अवसर सृजित होते हैं। विनिर्माण पर फोकस के लिए आधारभूत संरचनाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शोध विकास पर भी आप देखिए खर्च में वृद्धि आवश्यक होगी। चलिए आप लोग देखते रहिए। लोकायुक्त से सबको लगे डर। ये लोकायुक्त आप लोग राज्यों में देखते हैं, लोकपाल आप देखते हैं कि क्या केंद्र में आप लोग देखते हैं। ऐसा माना जाता था कि लोकपाल लागू होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यों का त्यों है। स्वीडन में लकड़ी का शहर। आधुनिक निर्माता सामग्री के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को देखते हुए दुनिया एक बार फिर से लकड़ी के घर बनाने पर जोर देती दिख रही है। सस्ते लोन की उम्मीदों पर महंगाई का साया और दाल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से RBI पर बन सकता है ब्याज दरों का आप देखते हैं कि दबाव। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 1.5 साल तक आप देखेंगे कॉल और डाटा शुल्क में वृद्धि की उम्मीद नहीं है। और भारत में $1 अरब के सर्वर बनाएगी HP, वैष्णव साहब कह रहे हैं हमारे। मोटोरोला के लिए भारत प्रमुख बाजार है, शिवम रंजन कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए केंद्रीय बैंक ने ब्याज बढ़ाया 4.1% किया। और राज्यों के खाद्य मंत्रियों का दिल्ली में आप देखते हैं कि सम्मेलन आज। जल भारतीय मार्गों पर होगा कारों का क्रैश टेस्ट। सरकार जल्द ला सकती है डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून। 274 अंक बढ़े सेंसेक्स, फिर नए शिखर पर आप देखें। भारत में अगर आप देखें तो 2025 तक 3 नए वाहन लॉन्च करेगी आप देखेंगे किया, दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी है। हम लिव इन नहीं पर अवैध संबंधों के खिलाफ हैं, ये आप देखते हैं कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है।
ये हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तीस्ता की अर्जी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए गुजरात दंगों के समय की बात है, एक आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप देखें कि तीस्ता ने 2002 के गुजरात जो पीड़ित थे, दंगा पीड़ित थे ना, उनका भरोसा तोड़ा है। उन्हें दंगा पीड़ितों के नाम पर आप देखिए फर्जी शपथ पत्र पेश कर कई निर्दोष नागरिक अफसरों को फंसाने की साजिश रची, उसी की बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इमरान खान को तोसा खाने मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। आप देखें तोसा खाना मामला क्या होता है ना कि आप देखिए यहाँ एक तरह से आप देखिए बाहरी जब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हों राष्ट्रपति हों, तो जो आप देखते हैं उन्हें कीमती बेशकीमती सामान मिलता है, उसे तोसा खाने में जमा करवा दिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है इन पर। ठीक है, फ्रांस में रूसी हिंसा 70 से अधिक हिरासत में लिए गए। या आप देखिए फ्रांस पुलिस फायरिंग में किशोर नाहिल की मौत हो गई थी ना, उसी से ये हिंसा भड़की हुई है। अमेरिका में भारतवंशी सांसद जयपाल का पीछा करने के दोषी को जेल हुआ है। सेटल की किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने सुनाई 364 दिन की सजा। एक वर्ष पहले सेटल पुलिस ने फोरसेल को बंदूक के साथ किया था गिरफ्तार। भारत ने आप देखिए अफगानिस्तान को 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा। ये अफगानिस्तान आप देखते हैं लद्दाख वाले हिस्से सीमा लगती है हमारी। यूक्रेन के खार्किव में रूसी गोलाबारी में 9 बच्चों समेत 31 लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने अब महिलाओं की ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध लगाया। तालिबान का अपना ही कानून आप देखते हैं। एआई ने वैश्विक शांति को खतरे पर सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। अब आप देखें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। इसमें आप लोग एक सामान्य जानकारी दीजिए संयुक्त सुरक्षा परिषद के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना उसमें, उनके बारे में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के किलर माउंटेन पर पोलैंड के पर्वतारोही की मौत हुई है। वेटरन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। सिंगापुर में जन्म दर में आप देखिए गिरावट, और 2022 में आप देखते हैं कि जन्मे 35,605 बच्चे। श्रीलंका को विश्व बैंक से पहली किस्त मिली। गिलगित बाल्टिस्तान की अदालत ने मुख्यमंत्रियों को आयोग घोषित किया। आप देखें इस्लामाबाद की बात हो रही है। यह आप देखते हैं कि खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। भारतीय क्रिकेट का मुख्यालय बन गया अहमदाबाद। 1983 में इस स्टेडियम का निर्माण पूरा हुआ और था उसी वर्ष आप देखेंगे कि नवंबर में टेस्ट मैच की मेजबानी की थी। 1984 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ वनडे इस स्टेडियम में इस प्रारूप का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। संधू ने लिखी जीत की पटकथा। कुवैत के विरुद्ध पेनाल्टी शूटआउट में 2 गोल रोक फुटबॉल टीम को विजेता बनाया। खिलाड़ियों के बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आमने सामने। देखिए लियोन मेसी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के विश्व कप जयी गोलकीपर एमिलियानो मार्टिन ने कहा है। चार्डी की चुनौती पार कर दूसरे दौर में पहुंचे अलकराज। ये आप देखेंगे, ये आप देखें तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश किया है इन्होंने। ये भी देख लिया करिएगा। सतर्कता जरूरी है, स्वस्थ भी रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने किया सरकार का तख्ता पलट। 1977 में आज ही पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल जिया उल हक ने के नेतृत्व में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया था और इसे ऑपरेशन फेयर प्ले नाम दिया गया था। बाद में भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। प्रिंसिपिया के रूप में दुनिया के सामने आए न्यूटन की गति संबंधी नियम। 1667 में आज ही विज्ञान की दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक प्रिंसिपिया का प्रकाशन हुआ था और इसे सर आइजैक न्यूटन ने लिखा था। और इसे पुस्तक में आप देखते हैं कि गति के तीनों नियमों और गुरुत्वाकर्षण व केपलर के ग्रहीय गति के नियमों की जानकारी दी गई थी। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सिंधु। ए बैडमिंटन स्टार
पीवी सिंधु का जन्म 1995 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में से ही बैडमिंटन खेलने लगी थी। 2009 में आप देखिए कोलंबो में सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलकर कांस्य पदक जीता। और 2012 में आप देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की टॉप 20 रैंकिंग में जगह बनाई। 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भारत के लिए रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर 2 ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। धरती पर चांद, या आप देखिए दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सेंटियागो में ब्रिटिश कलाकार ल्यूक जेरम की 7 मीटर व्यास की चंद्रमा की भित्ति की थी। फसलों पर एक बार ही दवाओं का छिड़काव पर्याप्त है। आईआईटी मंडी के विज्ञानियों ने विकसित किया स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल माइक्रो जेल। चलिए, तकनीक है। लिक्विड बायोप्सी को सटीक बनाने के लिए किया नए टूल का विकास है। आप देखिए अनुसंधान कह रहा है स्क्लेरोड्रामा मरीजों पर असरकारक है। पिरफेनिड्रोम और ट्रैक्रोलिमस। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने स्क्लेरोड्रामा नामक त्वचा के मरीजों पर एंटीफाइबोटिक दवाई पिरफेनिडोन और आप देखिए ट्रैक्रोलिमस के उपयोग पर शोध किया है। सन स्पॉट पर आप देखिए 21 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आप देखेंगे सूर्य की तरह उभरे सन स्पॉट से 21 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2002 के बाद इस वर्ष में जून में आप देखिए अत्यधिक सन स्पॉट देखने को मिले हैं। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ बेल्जियम की सोलर इन्फ्लुएंस डेटा एनालिसिस सेंटर के अनुसार इस बार जून में 2002 के बराबर ही 163 सन स्पॉट उभरे हैं। वहीं इस सौर चक्र सोलर साइकिल में आप देखिए सूर्य जबरदस्त सक्रिय बना हुआ है। सैटेलाइट व हवाई सेवाओं पर पड़ता है इसका असर। आप देखें इसी माह लॉन्च होगा हमारा आदित्य L1, सूर्य पर पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1। इसरो ने लॉन्चिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4.30 लाख डॉलर में बिका पुल पर बना अपार्टमेंट। चलिए देखते रहिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, आप लोग बताइएगा। और माफ़ी चाहता हूँ, चश्मा ना होने की वजह से अक्षर भी मुझे बड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं। बोल बड़ा मुश्किल से पा रहा हूँ, थोड़ा परेशानी थी। कल से आपका रेगुलर आप देखेंगे कि जैसा था वैसा ही रहेगा। सुबह 6 बजे आपकी क्लास आ जाएगी। थोड़ा अभी कोई परेशानी थी इसलिए आप देखेंगे ये सब 2 दिन में का टाइम बर्बाद हुआ है। कल का भी न्यूज़पेपर मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, आज का भी डाल देता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक अबाउट सेक्शन में जाएंगे या नीचे वीडियो के आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।